गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं साइंस का लेसन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। चलिए पढ़ते हैं। आज की हेडिंग है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। याद रखेंगे, इवेपोरेशन बोलते हैं, यानी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। अब इसमें दे रखा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर। क्वथनांक क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका जल है, हमने एक बर्तन में जल ले लिया, ठीक है, तो क्या है, गर्म करते हैं, तो जल क्या है, धीरे धीरे उबलना स्टार्ट हो जाता है। कितने डिग्री पर? लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो वह जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह इस जल का क्वथनांक कहलाता है। तो यानी कि क्वथनांक समझ में आ गया, यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता हो, वह उसका क्या क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। समझ में आया? तो आगे समझिए इसको। तो यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के, यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि कोई द्रव है और द्रव किसमें? वाष्प में यदि परिवर्तित हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर है ना? यानी कि द्रव से वाष्प में परिवर्तन की घटना ही क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी कि द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रोसेस होते हैं इवेपोरेशन के बारे में, है ना? तो पढ़ते हैं। देखिए, दे रखा है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होने के कारण कभी रुकते नहीं हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अक्सर करके द्रव और गैस के पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अब इसके बाद दे रखा है, कभी रुकते नहीं हैं, इसलिए एक निश्चित तापमान पर द्रव या गैस के कणों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। अब सिंपल सी बात है, जब कोई पदार्थ के कण गतिशील होंगे तो उनमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, है ना? यदि पदार्थ के कण स्थित हैं तो उनकी स्थिति के कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यानी कि इसमें कहा गया है कि एक निश्चित तापमान पर द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वह एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। मतलब उनमें इतनी क्या गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वह एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो एक दूसरे से जो बंधे रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे के पास रहने की क्षमता क्या है? दूर हो जाती है, यानी दूर दूर चले जाते हैं। कहने का मतलब उड़ने लगते हैं, यानी एक पास इकट्ठा नहीं रहते हैं। तो उससे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। मतलब इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वाष्पीकरण कहलाती हैं। यही इसकी क्या है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे दे रखा क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सिंपल सी बात आपको याद रखना, जिस पर कोई द्रव उबलता है, जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, है ना, तो वही उसका तापमान क्या कहलाता है? द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अभी हमने क्या कहते हैं, अभी बताया इसके पहले ही, है ना। तो बस इसमें एक शब्द ये जोड़ लेना है, वायुमंडलीय दाब पर। क्लियर है ना? इतना आप सेंटेंस जोड़ लेते हैं, आपकी परिभाषा सही हो जाती है। तो यानी कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है? या ये कह सकते हैं, वह ताप
उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है ना। तापमान ना हो करके ताप भी कह सकते हो। क्लियर। तो जैसे हमने कहा जल 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन मतलब है। ठीक है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? अगर जो केल्विन में कहा जाए तो 373 है, और डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है ना। तो इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक? पहला पॉइंट है सतह क्षेत्र, मतलब कई कारक हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है? सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र क्या कहलाता है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सूखने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। सतह क्षेत्र जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने जल ही ले लिया, ठीक। अब एक गिलास जल ले लिया, एक गिलास जल को हमने यदि एक गिलास हमने जल ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने जल ले लिया। अब इस जल को हमने गिरा दिया, ठीक। तो इसका एरिया देखिए, अभी तो इतने ही एरिया में जल था। क्लियर है ना। अब इसका सतह क्षेत्र पर हमने इसको जब गिराया तो यहाँ तक पूरा फैल गया, यहाँ तक क्या है? फैल गया। तो इसका एरिया बढ़ गया ना। और जब एरिया बढ़ गया यानी सतह क्षेत्र बढ़ गया तो वाष्पीकरण की दर क्या है? बढ़ जाती है। क्लियर है ना। जैसे जैसे इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। तो इसलिए सतह क्षेत्र का भी जो है ना असर पड़ता है, यानी सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है ना। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अब जैसे कपड़े आप समेट कर रख दीजिए तो जल्दी वो सूखते नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हें फैला देते हैं तो उनका एरिया क्या है? बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी क्या है? सूख जाते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं। यानी तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है जिससे वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त ऊर्जा जो है ना मिलती है। अब यदि आप तापमान बढ़ाएंगे तो जो उनके जो कण हैं, मॉलिक्यूल हैं, है ना, क्या कहते हैं, द्रव के, है ना, तो उनको मतलब ऊर्जा मिल जाती है। जब वो उनको ऊर्जा मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। किसी पदार्थ में से क्या है? बाहर वो निकलने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं। क्लियर है ना। यानी कि वो बाहर निकल जाते हैं। तो आगे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी क्या है? ध्यान से सुनेंगे। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि आर्द्रता किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपके आसपास में जो हवा चलती है, जो वायु चलती है ना, तो उसमें जल वाष्प की मात्रा क्या है? मिली रहती है ना। जल वाष्प की मात्रा मिली रहती है। यानी कि उसी जो नमी होती है वायुमंडल में, है ना, जो वायुमंडल में नमी होती है उससे ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्लियर है ना। लेकिन मई और जून के महीने में वायुमंडल में नमी कम पाई जाती है, यानी आर्द्रता सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं? बरसात के महीनों में पाई जाती है। तो बरसात में देखिए, बरसात है और ठंडी की ऋतु में, है ना, जो ठंडी ऋतु होती है उसमें भी जो है ना नमी जो है ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है ना। तो उसमें देखिए बहुत बहुत कम सूखते कपड़े, है ना, यानी कि समय काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है ना। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, है ना। हमने कहा ना वायुमंडल में यदि पहले से क्या है? नमी होगी, है ना, क्या होगी? नमी। तो उसकी जलवाष्प जो वाष्पीकरण की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? घट जाती है ना।
यानी कि जब नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और यदि नमी नहीं होगी वायुमंडल में तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगली हेडिंग है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि क्या है? हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। यानी कि जब वायुमंडल में जो वायु जो चलती है, यदि वायु की मात्रा क्या है, गति तेज हो जाए, है ना, तो उसमें वाष्पीकरण की दर क्या है, बढ़ जाती है। क्लियर है ना, ये इसमें बताया गया है। क्लियर। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो कल मिलेंगे लेकर के, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।